बड़े बंगले में 10 तरह की खेती करने वाली बहू। अरे तुम लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? ये इम्पोर्टेड है, लंदन से मेरे पति लेकर आए हैं। गीतांजलि अपने बड़े से बंगले में अपनी 2 दोस्तों के साथ किटी पार्टी कर रही थी। गीतांजलि की बात सुनकर जैसे ही गीतांजलि की दोस्त पायल कॉफी लेने के लिए उठाती है, तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जिसके कपड़े, हाथ पैर में मिट्टी लगी हुई थी। याक, ये पप्पू, ये औरत कौन है? गीतांजलि, ये तुम्हारे बंगले में ऐसे क्यों आ रही है? क्या ये इस घर की नौकरानी है? नहीं यार, ये मेरी देवरानी है गौरी। गांव से है ना, इसीलिए गंवारों वाली हरकतें करती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसके हाथ पैर में इतनी मिट्टी कहाँ से लगी है। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर इसकी साड़ी में इतनी मिट्टी कहाँ से लगी? अरे यार, तुम लोग भी ना क्या है इस गांव के गंवार पर ध्यान दे रही हो? इग्नोर करो इसे और अपनी कॉफी एंजॉय करो। इसे तो मिट्टी में खेलना पसंद है, इसीलिए मिट्टी में खेल कर आ रही है। आखिर गीतांजलि गौरी से इतनी चिढ़ी हुई क्यों थी और गौरी के हाथ पैर, साड़ी में इतनी मिट्टी क्यों लगी हुई थी? क्या वो कहीं गिर गई थी या इसके पीछे कोई और वजह है? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। गौरी बेटा, टमाटर आराम से तोड़ना, टमाटर बहुत नाजुक होते हैं। ज्यादा जोर लगा दिया तो ये तुम्हारे हाथ में ही फट जाएंगे। और जरा देखकर, जहाँ तुम खड़ी हो वहाँ मिट्टी में थोड़ी फिसलन है। पिताजी, मुझे पता है कौन सा मैं पहली बार टमाटर तोड़ रही हूँ। आप इतनी चिंता मत कीजिए। गौरी का खेत बहुत बड़ा था। गौरी के पिता हरीश ने अपने खेत में लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, टिंडा, कद्दू, खीरा, ककड़ी, परवल, बैंगन, मिर्च, टमाटर, काफी कुछ उगाया हुआ था। गौरी अपने पिता के साथ अपने खेत में टमाटर तोड़ रही थी, तभी उसकी नजर एक कीड़े पर पड़ जाती है। पिताजी, कीड़ा! गौरी चिल्लाते हुए जैसे ही पीछे हटती है, मिट्टी गीली होने की वजह से उसका पैर फिसलता है और वो सीधे बैंगन के पौधों पर गिरती है। लग गई रे, लग गई, बड़ी जोरों की लग गई। गौरी को बैंगन के खेत में गिरा देखकर हरीश उस पर काफी हंसते हैं। अरे गौरी, मैं तो पहले ही कहा था ध्यान से टमाटर तोड़ना, फिसल गई ना। देख, तूने पूरे कपड़े खराब कर लिए, अब तेरी अम्मा तुझे डांट लगाएगी। हरीश गौरी पर हंस रहा था, तभी उसका दोस्त रघु उसके पास आता है। और भाई, क्या बातचीत चल रही है बाप बेटी में? अरे रघु, देखना, गौरी खेत में टमाटर तोड़ने के लिए गई थी, लेकिन कीड़ा देखकर बैंगन में फिसल कर गिर गई। पिताजी, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? एक तो मुझे लग गई, ऊपर से आप मुझ पर ही हंस रहे हैं। गौरी को गुस्सा होता देखकर रघु कहता है, अरे गौरी बिटिया, तुम काहे गुस्सा हो रही हो? अरे तुम तो मेरी समझदार बच्ची हो। एक छोटा सा कीड़ा देखकर कोई भला डरता है क्या? रघु काका, मैं कीड़े से डरती नहीं, वो अचानक से कीड़ा मेरे हाथ पर आ गया तो मैं घबरा गई। अरे अच्छा, ये बता, वैसे रघु यहाँ कैसे आ रहा हुआ? तुझे मुझसे कोई काम था क्या? अरे भाई, क्या बताऊं, इस बार पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी खेत सूख गई है। अब सूखे खेत में कौन सा फसल उगाऊं, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना तुझसे बात कर लूं। अरे सूखे खेत में तो मुझे लगता है ज्वार बाजरा की खेती अच्छी होगी। पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं रघु काका। मैंने अपने कॉलेज में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते वक्त इस बारे में पढ़ा था कि अगर खेत सूख जाए तो उसमें ज्वार, बाजरा, मक्के की खेती की जा सकती है। अब तो मैं अपने खेत में ज्वार बाजरा ही लगाऊंगा। गौरी के गांव में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गौरी ने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया था, इसीलिए गांव वाले अक्सर खेती के काम में गौरी की मदद लिया करते थे। गौरी बिटिया, अरे कब तक गंदे कपड़ों में रहने का इरादा है? तुम्हारी अम्मा घर पर हमारा इंतजार कर रही होंगी, घर चलो। काफी देर हो चुकी है और दोपहर के खाने का वक्त भी हो गया है। मैं भी जाता हूँ खाना खाने के लिए। इतना कहकर रघु अपने घर चला जाता है। गौरी बिटिया, तो हमेशा मेरे खेत में मदद करती है, तेरी शादी के बाद कौन खेत संभालेगा? गौरी की शादी होने वाली थी। हरीश की बात सुनकर गौरी उदास हो जाती है। वो अपने पिता के साथ घर आ जाती है। गौरी के कपड़े और हाथ पैर में मिट्टी देखकर उसकी माँ पद्मा बहुत गुस्सा होती है। गौरी, तू बोल क्यों जाती है? तू बड़ी हो गई है, बस कुछ दिनों में तेरी शादी होने वाली है और तूने अपना क्या हाल बना रखा है? कब तक बच्चों की तरह मिट्टी में खेलती रहेगी? अब तो बड़ी हो जा मेरी लाडो। माँ, मैं मिट्टी में खेल नहीं रही थी, मैं तो बस खेत में पिताजी की मदद करने के लिए गई थी, लेकिन टमाटर के पौधे का कीड़ा मेरे हाथ पर चढ़ गया और मैं फिसल कर गिर गई। अच्छा ठीक है, तू बातें छोड़ और जाकर जल्दी से नहा ले। भूल गई, आज दोपहर में हमें तेरी शादी की शॉपिंग करने के लिए बाजार जाना है। अच्छा ठीक है माँ, मैं तुरंत नहा कर आती हूँ। गौरी बाथरूम जाती है और थोड़ी देर में नहा धोकर तैयार होकर आती है। माँ देखो, मैं तैयार हो गई हूँ, चलो अब हम लोग शॉपिंग चलते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, चल। गौरी और पद्मा दोनों शादी की शॉपिंग के लिए बाजार जा रही थी, तभी नाथूराम गौरी को आवाज देता है। अरे गौरी बिटिया, अपनी अम्मा के साथ कहाँ जा रही हो?
अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा खेत देखोगी? मैं खाना खा कर आता हूँ। नाथूराम जी, क्या आपको पता नहीं आपकी गौरी बिटिया की शादी होने वाली है? कुछ दिनों में ये मुझे, आपको और पूरे गांव को छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। अब आपको अपना खेत खुद संभालना पड़ेगा। अरे क्या तुम सच कह रही हो पद्मा बहन? हमारी गौरी बिटिया की शादी होने वाली है? हाँ नाथूराम जी, आपकी गौरी बिटिया बड़े बंगले की बहू बनने वाली है। अरे लेकिन मैंने तो सुना है कि बड़े बंगले के लोग तो अलग तरह का खाना खाते हैं। वो हमारी तरह साग सब्जी खाते ही नहीं है। वो अमीर होते हैं ना, इसलिए खास तरीके की चीजें खाते हैं। नाथूराम की बात सुनकर गौरी बड़ी परेशान हो जाती है। क्या सच में बड़े बंगले के लोग हरी साग सब्जी नहीं खाते हैं? अगर ये सच है तो मेरा क्या होगा? मैं क्या खाऊंगी? मैं तो वहाँ भूखी रह जाऊंगी। गौरी के मन में यही सारी बातें चल रही थी, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ कहती नहीं है। वो पद्मा के साथ बाजार जाती है और बाजार से अपनी शादी की साड़ी, गहने, मेकअप का सामान और शादी में लगने वाली जरूरी चीज लेकर घर आ जाती है। शॉपिंग करने के बाद भी गौरी का मुंह उतरा हुआ था, जिसे देखकर। क्या बात है गौरी, तुम परेशान लग रही हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। आप लोगों ने मेरी शादी बड़े बंगले में क्यों तय की? नाथूराम चाचा बोल रहे थे कि बड़े बंगले के लोग हरी साग सब्जी नहीं खाते। अगर वे लोग साग सब्जी नहीं खाते हैं तो मैं तो भूखी रह जाऊंगी। अरे बेटा, नाथूराम की तो आदत है मजाक करने की। तू भी कहाँ उसकी बातों को लेकर बैठ गई? ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बंगले के लोग भी हमारी तरह साग सब्जी खाते हैं। तू चिंता मत कर। अपने पिताजी की बात सुनकर गौरी शांत होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और फिर देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। बड़े धूमधाम से गौरी और रवि की शादी हो जाती है और गौरी रवि के साथ गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल आस्था निवास आ जाती है। गौरी, अब तुम बड़े बंगले की बहू बन गई हो। तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। रवि गौरी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतरने में मदद करता है। गाड़ी से उतरने के बाद गौरी अपने आलीशान बड़े बंगले को देखती है, जो संगमरमर का बना हुआ था और धूप की रोशनी में जगमगा रहा था। रवि जी, आपके बड़े बंगले में इतना बड़ा गार्डन क्यों है? अरे गौरी, ये गार्डन नहीं बल्कि ये है हमारा लॉन। हाँ, मैंने फिल्मों में देखा है, विदेश में ऐसे ही गार्डन होते हैं। गौरी की बात सुनकर रवि मुस्कुरा देता है। अरे लॉन को छोड़ो गौरी, अब अपने बड़े बंगले के अंदर चलो। मेरा पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गौरी रवि के साथ जैसे ही अंदर आती है, उसकी नजर बड़े से दरवाजे पर जाती है, जो किसी महल के दरवाजे जितना बड़ा था। बंगले के दहलीज पर शांति हाथ में आरती का थाल लेकर खड़ी थी। शांति गौरी और रवि की आरती उतारती है। गौरी बेटा, कलश गिराकर घर के अंदर आओ। बंगले के अंदर आते ही गौरी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बड़े ध्यान से बंगले को देख रही थी। गौरी के बड़े बंगले में बड़ी बड़ी मूर्तियां, आलीशान झूमर, पेंटिंग और हॉल के बीचों बीच उनके परिवार की एक बड़ी सी फोटो थी। इतने ध्यान से क्या देख रही हो देवरानी जी? अपने गांव में कभी ऐसा घर देखा नहीं है क्या? गीतांजलि, तुम्हारी देवरानी आई नहीं कि तुमने बातें शुरू कर दी? गौरी थक गई होगी, उसे उसके कमरे में ले जाओ। शांति के कहने पर गीतांजलि गौरी को उसके कमरे में ले जाती है। गौरी का कमरा बहुत ही बड़ा था। बड़ा सा झूमर, बड़ी सी खिड़की और बहुत ही नर्म बिस्तर। यह बड़ा बंगला तो किसी महल से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ पिताजी ने मेरी शादी किसी राजा से कर दी है और अब मैं यहाँ की महारानी हूँ। ये सब सोचते हुए गौरी सो जाती है। अगले दिन गौरी की पहली रसोई थी। वो अच्छे से तैयार होकर अपनी सास के पास हॉल में जाती है। बेटा, वैसे तो हमारे घर में खाना हर दिन शेफ बनाता है, लेकिन आज तुम्हारी पहली रसोई है तो आज खाना तुम बना लो। शांति एक नौकर को बोलकर गौरी को किचन में भेज देती है। बड़े बंगले का किचन भी उनके घर के जैसा आलीशान था। किचन में सारे खाना बनाने के मॉडर्न चीजें रखी हुई थी। ओवन, इलेक्ट्रिक चूल्हा, एयर फ्रायर और जाइंट साइज फ्रिज। ये फ्रिज इतना बड़ा क्यों है? इसे देखकर मुझे डर लग रहा है, जैसे सीआईडी में इंसान को मारकर फ्रिज में डाल देते थे। इस फ्रिज में भी कहीं वो सब तो नहीं होता है? गौरी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे ख्याल आता है उसे पहली रसोई का खाना बनाना है। गौरी नौकर से पूछती है, ये सब्जी कहाँ रखी हुई है? मैडम, सब्जियां तो फ्रिज में ही रखी हुई हैं। गौरी जैसे ही फ्रिज खोलती है, उसका मुंह बन जाता है। फ्रिज तो बर्फ जमाने के लिए होता है, ना कि सब्जी को जमाने के लिए। और ये किस तरह की सब्जियां हैं? यहाँ पालक, बैंगन, लौकी, टमाटर ये सब नहीं है? नहीं मैडम, यहाँ यही खाना बनता है। गौरी अच्छे से फ्रिज में देखती है तो उसे ब्रोकली, लेटस दिखता है और ब्रोकली को फूल गोभी और लेटस को पालक समझकर गोभी आलू की सब्जी और पालक पनीर बना देती है। साथ में वो खाने के लिए फ्राइड राइस, गाजर का हलवा और भी बहुत कुछ बनाती है। जब सभी खाना खाने बैठते हैं तब, बाहू, ये तुमने क्या बनाया है?
माँ जी, मैंने गोभी आलू की सब्जी, फ्राइड राइस, पालक पनीर और गाजर का हलवा बनाया है। सभी गाजर का हलवा खाते हैं और सबको हलवा बहुत पसंद आता है, लेकिन जैसे ही वो खाना खाते हैं उनका थोड़ा मुंह बन जाता है। बहू, तूने जो फूल गोभी समझकर डाला है वो ब्रोकली है और ये पालक नहीं है बल्कि लेटस का पत्ता है। इसका इस्तेमाल बर्गर बनाने में होता है। कल जब शेफ खाना बनाएगा ना तो तू देखना। गौरी जब खाना खाने के लिए बैठी तब उसे भी खाना पसंद नहीं आता है। अगले दिन शेफ खाना बनाता है और वो खाने में सीजर, सैलेड, रोसिटो, बर्गर, टैकोस काफी कुछ बनाता है। गौरी जब खाना खाती है तब इस खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं है। ये खाना तो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा लग रहा है। कोई ऐसा खाना कैसे खा सकता है? ये हाई सोसाइटी का खाना है, तुम जैसे गंवारों को समझ में नहीं आएगा। गौरी थोड़ा बहुत खाना खाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। गौरी से हाई सोसाइटी का खाना खाया नहीं जा रहा था। एक दिन वो रात में अपने कमरे में उदास बैठी थी। क्या हुआ गौरी, तुम उदास क्यों हो? और मैंने देखा तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। रवि जी, मुझे इस तरह का खाना खाया नहीं जाता है। मुझे तो ताजी हरी सब्जियां खाने की आदत है। अरे ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें खास जगह पर ले चलता हूँ। रवि गौरी को अपने बाइक पर बैठाकर शहर से दूर ढाबे पर ले आता है। इस ढाबे का मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत फेमस था, तो गौरी सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी खाती है। ये खाना तो उस हाई सोसाइटी के खाने से ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें भी वो बात नहीं है जो मेरे गांव की सब्जियों के बने खाने में होता था। गौरी रवि के साथ खाना खाती है और फिर बाइक में बैठकर घर आ जाती है। अगले दिन जब सुबह गौरी उठती है तब देखती है कि उसके घर के सामने बहुत बड़ा ट्रक खड़ा था। गौरी नीचे जाती है। ये सब क्या हो रहा है? गौरी, हमारे घर में सब्जियां खत्म हो गई थी ना, इसलिए सब्जी आई है। ये सब्जी अभी से मुरझाई हुई हैं और फ्रिज में रखने के बाद तो ये और मुरझा जाएंगी। गौरी, तुम ज्यादा मत बोलो। समझी, हमारे यहाँ यही सब्जी आती है और तुम्हें भी हाई सोसाइटी खाना खाने की आदत डालनी होगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गौरी अपने ससुराल वालों का हाई सोसाइटी का खाना खा नहीं पाती है और एक दिन कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। शांति गौरी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। देखिए शांति जी, आपकी बहू ठीक से खाना पीना नहीं खा रही है, इसीलिए उसके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। आपको उसके खाने का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर शांति परेशान हो जाती है। शांति गौरी को घर लेकर आ जाती है। घर आने के बाद, गौरी बेटा, आखिर तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खाती? हाँ गौरी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। मैं क्या करूँ माँ जी, आप लोगों का विदेशी खाना मुझे खाया नहीं जाता है। वो साग बिल्कुल प्लास्टिक जैसा लगता है। मुझे तो गाँव की ताजी हरी हरी सब्जियाँ खाने की आदत है। लेकिन गौरी, तुम्हें तो पता है ना, हमारे यहाँ तुम्हारे गाँव जैसी हरी सब्जियां नहीं मिलती हैं। माँ जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं लॉन में सब्जियां उगा सकती हूँ? गौरी बहू, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ माँ जी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हमारे लॉन की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। माँ जी, मैं लॉन खराब नहीं करूंगी, बल्कि इस तरह से उसमें पौधे लगाऊंगी कि वो देखने में और भी अच्छा लगेगा। गौरी हॉल में सोफे पर बैठकर अपनी सास से ये बातें कर रही थी कि तभी गीतांजलि घर आती है। गीतांजलि के हाथों में 2-3 शॉपिंग बैग्स थे। वो बैग को नौकर को देती है और शांति के पास जाकर, मम्मी जी, कहीं आप इस गंवार की बातों में तो नहीं आने वाली ना? प्लीज गलती से भी इसे लॉन में खेती करने की परमिशन मत दीजिएगा, वरना ये हमारे बड़े बंगले को गांव बना देगी। गीतांजलि बहू, तुम चुप करो। गौरी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे अच्छे से अच्छा खाना खाने के लिए कहा है और वो ताजी हरी सब्जियां खाना चाहती है। अगर वो लॉन में थोड़ी सब्जी उगा भी लेती तो उसमें क्या दिक्कत है? गौरी बेटा, तुम लॉन में सब्जी उगा सकती हो। शांति की बात सुनकर गौरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं गीतांजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। गीतांजलि पैर पटक कर हॉल से अपने रूम में चली जाती है। अरे गौरी, अब तुम्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम अपनी सब्जी खुद उगा सकती हो। कल हम लोग मॉल चलेंगे और वहां से जाकर सारी सब्जियों के बीज ले आएंगे। रवि की बात सुनकर तबीयत खराब होने के बाद भी गौरी का चेहरा खुशी से खिल जाता है। शांति अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। रवि और गौरी भी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन गौरी रवि को उठाती है। रवि जी, उठिए ना। अरे गौरी, क्या है, सोने दो ना। आज तो संडे है, कम से कम एक दिन तो मुझे चैन से सोने दो। रवि जी, क्या आप भूल गए? आज हमें मॉल जाना है। मॉल का नाम सुनकर रवि एक झटके में उठ जाता है। चलो गौरी, हम लोग मॉल चलते हैं। मॉल जाने से पहले नाश्ता तो कर लीजिए। अरे नहीं, अब तो मैं भी तभी नाश्ता करूंगा जब तुम्हारी शॉपिंग हो जाएगी। अब ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से मॉल चलो। रवि की बात सुनकर गौरी भी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। फिर रवि गौरी को गाड़ी में मॉल लेकर जाता है। मॉल में, गौरी, मुझे लगता है कि तुम्हारे बीज हमें एग्रीकल्चर सेक्शन में मिलेंगे। चलो सीधे वहीं चलते हैं। रवि गौरी को लेकर एग्रीकल्चर सेक्शन में जाता है, जहां पहले ही अलग अलग तरह के सब्जियों के बीज, अलग अलग साग के डंडे, सब कुछ मिल रहे थे। गौरी, तुम्हें जो सब्जियां उगानी है उनके बीज ले लो।
रवि जी, यहाँ तो कई तरह की सब्जियों के बीज मिल रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बीज लूं और कौन सा नहीं। अरे गौरी, और तुम कितना परेशान होती हो? तुम बड़े बंगले की बहू हो, तुम्हें तो जो मन करे तुम वो बीज ले सकती हो। रवि के कहने पर गौरी अपने पसंद के कई अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज खरीद लेती है और शॉपिंग करने के बाद घर आ जाती है। घर आने के बाद तुम्हारी शॉपिंग तो हो गई गौरी, अब मुझे खाना दे दो। सॉरी रवि जी, लेकिन मैं आपको खाना नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे अभी पौधे उगाने के लिए जाना है। आप किसी नौकर को बोल दीजिए ना खाना निकालने के लिए। गौरी की बात सुनकर रवि मुस्कुरा देता है। अच्छा ठीक है, तुम जाकर लॉन में सब्जियां उगाओ, मैं तो चला नाश्ता करके क्रिकेट खेलने। गौरी रवि की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है और फिर सीधे लॉन में चली जाती है। उसने पहले से ही नौकरों को सब समझा दिया था, तो वो सीधे लॉन में जाती है। नौकर उसके लिए कुदाल लेकर आ जाती है। गौरी कुदाल लेती है और लॉन के कोने में खुदाई शुरू करती है। मैंने खेती करने के लिए लॉन तो खोद लिया है, बस इसमें बीज बोना बाकी है। गौरी लॉन में 2-3 जगह गड्ढे करती है, फिर वो अपनी साड़ी का पल्लू मोड़कर लॉन में बैठती है और उसमें बीज बोना शुरू कर देती है। मालकिन, आप 2-3 जगह पर अलग अलग सब्जी के बीज क्यों डाल रही हैं? मैं हमारे लॉन में टमाटर, भिंडी, बैंगन, तुरई अलग अलग सब्जी उगाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने गड्ढों में अलग अलग सब्जियों के बीज डाले हैं। तुम लोग एक काम करो, जो पत्थर मैंने तुम्हें मंगवाने के लिए कहा था वो पत्थर लाकर हर गड्ढे की बाउंड्री पर रख दो। गौरी की बात सुनकर नौकर गड्ढों के चारों तरफ सुंदर पत्थर लाकर सजा देते हैं। बीज बोने के बाद गौरी अपने पौधों में पानी डालती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गौरी सुबह शाम अपने पौधों को अच्छे से पानी देती। कुछ दिन बाद लॉन में छोटी छोटी सब्जियों के पौधे उग जाते हैं। बस कुछ दिन और फिर मेरी उगाई पौधों में भी सब्जियां होंगी। छोटी बहू देखिए, आपकी मेहनत रंग लाई। यह पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। अब बस इनमें सब्जियां आ जाएं तो अच्छा होगा। गौरी और उसके नौकर गौरी की सब्जियों के पौधों को अच्छे से देखभाल करते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिनों में गौरी की सब्जियों के पौधों में लाल लाल टमाटर, हरी हरी भिंडी, मिर्च, नींबू, पूरी 10 तरह की सब्जियां उग जाती हैं। बहुत खा लिया मेरे ससुराल वालों ने हाई सोसाइटी का खाना, अब मैं उन्हें हमारा देसी खाना खिलाऊंगी। इतना कहकर गौरी अपने उगाए सब्जियों के पौधों से अपनी 10 तरह की सब्जियां तोड़ लेती है। वो रसोई में जाकर आज सबके लिए खुद खाना बनाती है। गौरी सबके लिए खाने में दाल, चावल, भिंडी मसाला, आलू भिंडी, काफी कुछ बनाती है। जब परिवार के लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तब अरे वाह गौरी बेटा, तुमने तो हमारे घर के शेफ से भी ज्यादा टेस्टी खाना बनाया है। भाई ये मसाला भिंडी तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरी माँ मेरे बचपन में बनाती थी। गौरी बेटा, अब मुझे समझ आया कि क्यों तुम ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी। जब किसी को ऐसे टेस्टी खाने की आदत हो तो पैकेट का खाना कोई कैसे खा सकता है। शांति की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, यही बात है। गौरी बेटा, तुमने अपनी सास जी को भिंडी तो खिला दिया, क्या तुम मुझे करेला खिलाओगी? बहुत साल पहले मैंने अपनी सास के हाथों का करेला खाया था और मुझे उसका स्वाद बहुत पसंद भी है। हाँ क्यों नहीं माँ जी, लेकिन अभी मैंने करेले का पौधा उगाया नहीं है। मैं कल ही करेले का पौधा उगाती हूँ। भाभी, अगर आप माँ के लिए करेला उगा रही हैं तो मेरे लिए कद्दू, खीरा और ककड़ी उगा दीजिए। मेरे डाइटिशियन ने मुझे अलग अलग तरह की सब्जी खाने के लिए कहा है। ठीक है अभी भैया, मैं आपके लिए भी सब्जी उगा दूंगी। गौरी, मुझे बैंगन का भरता खाना है तो मेरे लिए बैंगन उगा देना। अच्छा ठीक है अमित भैया, मैं आप सबके पसंद की सब्जी उगा दूंगी। तुम बहुत टैलेंटेड हो गौरी। सभी से तारीफ सुनकर एक तरफ जहां गौरी खुश हो रही थी तो वहीं गीतांजलि का चेहरा कद्दू की तरह फूल गया था। गीतांजलि चिढ़ते हुए कहती है, ऐसा भी क्या खास है इस भिंडी में? ऐसे भिंडी तो सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग बेकार में ही इस गौरी को सिर पर चढ़ा रहे हैं। भिंडी गीतांजलि को भी काफी अच्छी लगी थी, लेकिन अपनी जलन की वजह से वो ये बात मानती नहीं है। गीतांजलि की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और सभी खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन, आज मुझे बहुत सारी सब्जी उगानी है। कमर कस ले गौरी, आज बहुत काम करना है तुझे। गौरी लॉन में गड्ढा खोदती है और उसमें अपने ससुराल वालों की पसंद की सब्जियों के बीज बोती है। आज मैं सबकी पसंद की सब्जियां उगा रही हूँ, तो उसके साथ साथ पालक, प्याज, आलू ये भी उगा लेती हूँ। ये मार्केट से आने वाली फ्रीज्ड सब्जी खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये सोचकर गौरी अपने पसंद के कुछ सब्जियों के बीज बो देती है। अलग अलग तरह की सब्जियां बोने के बाद वो डिजाइनर पत्थरों से सबकी बाउंड्री बनाती है। गौरी लॉन में काम कर रही थी कि तभी अभी वहां आता है। भाभी, आपने तो पौधों के बीच में काफी अच्छी बाउंड्री बनाई है। इससे देखने में सुंदर भी लग रहे हैं और एक पौधा दूसरे में मिल भी नहीं रहा है। देवर जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैंने आपकी पसंद की भी सब्जी उगा दी है। बस कुछ दिन और फिर ये सब्जी भी उग जाएगी। गौरी सुबह शाम अपने अपने सब्जियों के पौधों में पानी देती है और किचन से निकलने वाला वेस्ट भी खाद बनाकर मिट्टी में डालती है। कुछ दिन बाद गौरी के नए उगाए हुए सब्जियों में पौधे निकल आते हैं। ये देखकर गौरी बहुत खुश होती है। वो अपने कमरे में जाती है और रवि को इस बारे में बताती है।
पता है जी, मैंने जो नई सब्जियों के बीज बोए थे ना, उनके पौधे आ गए हैं। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। अपने पौधों को देखकर गौरी बहुत खुश थी, इसीलिए वो अपने पति का हाथ पकड़कर उसे खींचती है। जल्दी चलिए ना, आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? मुझे आपको सब्जी दिखानी है। गौरी बच्चा शांत, मैं तो चल रहा हूँ। गौरी रवि की कोई बात नहीं सुनती है और वो रवि को अपने साथ खींचते हुए लॉन में लेकर आती है। रवि गौरी के बोए हुए सब्जियों को देखता है। अरे गौरी, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। हमारा खाली लॉन देखने में बिल्कुल किसी मिनी खेत जैसा लग रहा है। अरे ये खेत ही तो है, बस मैं यहाँ थोड़े अलग तरीके से सब्जी उगाती हूँ। गौरी, मुझे नहीं पता तुमने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन जरा देखो तो तुमने 10 तरह की सब्जियां उगा दी हैं। अब तुम बड़े बंगले में 10 तरह की खेती करने वाली बहू बन गई हो। रवि की बात सुनकर गौरी हंस देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गौरी की देखभाल से कुछ ही दिनों में उसके पौधों में बैंगन, लौकी, तुरई, ककड़ी सब कुछ दिखने लगती है। अरे छोटी बहू रानी, इतने दिनों की मेहनत अब जाकर रंग लाई है। आपके कद्दू, बैंगन, खीरा कितने ताजे लग रहे हैं। और नहीं तो क्या, हमने इतनी मेहनत जो की थी, सब्जियां तो अच्छी होनी ही थी। गौरी अपने नए सब्जियों के पौधे से बैंगन, खीरा, तुरई, कद्दू, करेला काफी कुछ तोड़ती है और फिर किचन में जाकर सबके लिए उनकी पसंद के खाना बनाती है। गौरी इतना अच्छा खाना बनाती है कि उसकी खुशबू से ही परिवार वालों को भूख लग जाती है। शांति हॉल में बैठकर कहती है, गौरी बहू की खाने की खुशबू से ही भूख लग रही है। पहले तो हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाते थे, लेकिन गौरी की उगाई सब्जियों को खाकर सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरता है। आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ। मैं तो सोच रहा हूँ खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो खाना कितना अच्छा होगा। ये सब सोचते हुए परिवार वाले डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। गौरी सबको खाना परोसती है। गौरी के हाथ का बना खाना खाकर, आहा हा, क्या करेला बनाया है गौरी तुमने, बिल्कुल मेरी सास के हाथ के खाने की याद दिला दी। ये लो मेरी सास के कंगन, इतना अच्छा खाना बनाने के लिए ये तुम्हारा इनाम है। शांति अपने हाथ से कंगन खोलती है और उसे गौरी के हाथ में पहना देती है। माँ जी, आप अपने कंगन इसे क्यों दे रही हैं? अगर आपको कंगन देना है तो मुझे दीजिए, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। गीतांजलि बहू, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने कंगन के साथ क्या करना है। ये मेरा कंगन है और मेरी मर्जी है कि मुझे इसे किसे देना है। शांति से डांट खाने के बाद गीतांजलि का मुंह लटक जाता है। तभी, अगर तुम सास बहू की तू मैं खत्म हो गई हो तो मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। कल हमारे घर पर डिनर करने के लिए कुछ फॉरेन क्लाइंट्स आने वाले हैं। याद रहे, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पापा जी, मैं जानती हूँ फॉरेन क्लाइंट्स कैसा खाना पसंद करते हैं और हम लोग भी हाई सोसाइटी का ही खाना खाते हैं। मैं शेफ को बोलकर उनके लिए स्पेशल खाना बनवा दूंगी। ससुर जी, मुझे लगता है कि हमें आपके विदेशी फ्रेंड्स को वो प्लास्टिक वाले खाने की जगह कुछ अलग खिलाना चाहिए। वैसे भी वो लोग प्लास्टिक वाला खाना तो खाते ही होंगे। मुझे लगता है हमें कुछ देसी खिलाना चाहिए। देखो बहू, मुझे ये सब नहीं पता। तुम दोनों को खाने में जो बनाना है या बनवाना है बनवाओ। मेरा क्लाइंट खुश होना चाहिए। अगर क्योंकि वो गुस्सा हो गए तो हमारी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, ऐसा नहीं होगा। ये सही मौका है घर वालों को अपनी तरफ करने का। अगर मैं अपने बनाए खाने से फॉरेन क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर दूंगी तो घर वाले गौरी की जगह मेरी तारीफ करेंगे। यही सोचते हुए गीतांजलि बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन आस्था निवास में सुबह से ही फॉरेन क्लाइंट्स को खुश करने की तैयारी चल रही थी। एक तरफ गौरी अपने उगाए ताजे हरी सब्जियों से पालक, पनीर, मिक्स वेज, फ्राइड राइस, पूरी, टमाटर की मीठी चटनी और भी बहुत कुछ बनाती है, तो वहीं गीतांजलि शेफ की परेड लगा रही थी। शेफ, आज तुम्हें सबसे अच्छा फॉरेन खाना बनाना है। खाना बनाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने अच्छा खाना बनाकर गेस्ट को खुश कर दिया तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी। गीतांजलि की बात मानकर शेफ खाने में क्रीमी पास्ता, स्वीट कॉर्न सूप, कस्टर्ड, वेज लजागा, ग्रीन सैलेड और भी बहुत कुछ बनाता है। शाम को जब फॉरेन क्लाइंट्स डिनर के लिए आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, तब गीतांजलि और गौरी दोनों उन्हें अपना खाना सर्व करती हैं, शेफ का बनाया फॉरेन खाना देखकर। मुझे लगा ही था कि आप लोग हमें इस तरह का ही खाना खिलाएंगे। क्योंकि आजकल इंडिया में फॉरेन कल्चर को फॉलो करने लगे हैं। क्या आपको सीरियसली लगता है कि आप लोग हमारा फॉरेन का खाना हमसे अच्छा बना सकते? सॉरी, बट मुझे आपके फूड का कलर ही पसंद नहीं आया। मैं डिनर नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। शेफ का बनाया खाना देखकर दोनों फॉरेन क्लाइंट्स का मुंह बन जाता है और वो जाने के लिए जैसे ही डाइनिंग टेबल से उठते हैं तभी, सर, ऐसे बिना खाना खाए नहीं उठते हैं। अगर आपको फॉरेन खाना नहीं खाना है तो मैं आपको बिल्कुल देसी खाना खिलाती हूँ। शायद आपने नोटिस नहीं किया, डाइनिंग टेबल पर फॉरेन के साथ देसी खाना भी रखा हुआ है।
गौरी, रॉबर्ट और जैक को फ्राइड राइस, पालक पनीर, मटर पनीर, पूरी, टमाटर की चटनी, बहुत कुछ सर्व करती है। रॉबर्ट और जैक जैसे ही खाना खाते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। वाओ, डिलीशियस, क्या फूड है। मैंने ऐसा फूड आज तक नहीं खाया। ये बहुत टेस्टी है। महेश जी, डिनर में इनवाइट करने के लिए थैंक यू। महेश जी, मुझे आज का डिनर लाइफ टाइम याद रहेगा। ये खाना बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। रॉबर्ट और जैक खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और महेश के साथ डील फाइनल करके चले जाते हैं। गेस्ट के जाने के बाद शांति। अच्छा हुआ गौरी बेटा जो तूने इन लोगों के लिए फुल देसी खाना बनाया, वरना आज तो हमारी बेइज्जती हो जाती। और गीतांजलि बहू, गौरी से कुछ सीखो, जब देखो तुम दिखावा करती रहती हो। शांति की बात सुनकर गीतांजलि गुस्सा होकर पैर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन गीतांजलि ने किटी पार्टी करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया था। तभी गौरी अपने लॉन वाले मिनी खेत में काम करके वापस आती है। उसके हाथ पैर में मिट्टी लगी थी और साड़ी में भी मिट्टी लग गई थी, जिसे देखकर गीतांजलि की दोस्त पायल, याक, ये बदबू, ये औरत कौन है गीतांजलि, और ये तुम्हारे बंगले में ऐसे क्यों आ रही है? क्या ये इस घर की नौकरानी है? नहीं यार, ये मेरी देवरानी है गौरी। गांव से है ना, इसीलिए गंवारों वाली हरकतें करती है। इसे तो मिट्टी में खेलना पसंद है, इसीलिए मिट्टी में खेल कर आ रही है। इस तरह गीतांजलि गौरी की अपने दोस्तों के सामने काफी बेइज्जती करती है, लेकिन गौरी कुछ नहीं कहती। वो अपने कमरे में जाती है और फिर फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके किचन में जाती है और अपनी उगाई हुई सब्जियों से गीतांजलि के दोस्तों के लिए खाना बनाती है। खाना खाने के बाद, इम्पोर्टेड कॉफी तो आपने पी ली, अब खाना भी खा लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल खाना बनाया है। अच्छा, ऐसा भी क्या बनाया है तुमने? मैंने आप लोगों के लिए पनीर बटर मसाला, जीरा राइस, बूंदी का रायता, पुदीने की चटनी और ग्रीन सैलेड बनाया है। ये कैसा खाना है? हम लोग हाई सोसाइटी के लोग ऐसा खाना नहीं खाते। तुम गंवार इतना भी नहीं जानती हो। गौरी नौकर को इशारा करती है और गौरी के इशारे पर नौकर सारा खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रखता है। खाने की खुशबू से ज्योति और पायल दोनों को लालच आ जाता है। अब अगर तुमने हमारे लिए खाना बनाया है तो हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम खाना खा लेंगे। पायल और ज्योति इतना कहकर खाना खाने के लिए बैठती हैं। गौरी का बनाया खाना खाने के बाद, यम्मी, ये खाना तो बहुत ही लाजवाब है, ऐसा खाना तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता है। गीतांजलि यार, तेरी देवरानी तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। ज्योति बिल्कुल सही कह रही है गीतांजलि, तेरी देवरानी तो सच में बहुत अच्छी कुक है। गौरी, तुम क्या बता सकती हो तुम्हारे खाने का स्वाद इतना डिफरेंट क्यों है? हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको इतना टेस्टी खाने की वजह बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। ज्योति और पायल दोनों खाना खा लेती हैं और फिर गौरी उन्हें लॉन में लेकर जाती है। मेरे खाने का सीक्रेट ये सब्जी है। ये सब्जी तो हमारे सिटी में मिलती ही नहीं है, वही तो मैं सोचूं तुम्हारा खाना इतना डिलीशियस क्यों लग रहा है। यार गीतांजलि बेकार में ही अपनी देवरानी की इंसल्ट कर रही थी। तेरी देवरानी गांव से है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। हाँ, देखना कितने अच्छे तरीके से फार्मिंग किया है उसने। बड़ी बंगले में 10 तरह की सब्जी उगाई है और उसके साथ में लॉन में कितने सुंदर सुंदर फूल उगाए हैं। ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। ज्योति और पायल दोनों गौरी की बहुत तारीफ करती है। गौरी की इतनी तारीफ सुनकर गीतांजलि को अच्छा नहीं लगता। किटी पार्टी खत्म होने के बाद ज्योति और पायल दोनों अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन गीतांजलि अपने कमरे में बैठकर गुस्से में कहती है, बहुत हो गया इस गौरी का गुणगान। गौरी की तारीफ सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। घर वालों को फ्रेश सब्जी खाना है ना, तो मैं उन्हें सब्जी खिलाती हूँ। गीतांजलि सुपरमार्केट जाती है और वहां से सबसे अच्छी क्वालिटी की फ्रेश ताजी सब्जियां लेकर आती है। जैसे ही गीतांजलि शेफ को अपनी लाई सब्जियां बनाने के लिए देती है, वैसे ही गौरी भी अपने खेत से सब्जियां तोड़कर शेफ को लाकर देती है। गौरी की सब्जियों को देखकर, मैंने इतनी महंगी सब्जी खरीदी, लेकिन इस गौरी की सब्जी तो मेरी लाई सब्जी से ज्यादा ताजी और फ्रेश है। गीतांजलि बिना कुछ कहे शेफ को सब्जी देती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। गीतांजलि को भी धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि गौरी की सब्जियां सच में अच्छी होती हैं, लेकिन अपने घमंड और जलन की वजह से वो ये मानने को तैयार नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन गीतांजलि आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी, तभी अमित, गीतांजलि देखो मैं कितना फिट लग रहा हूँ और मेरे कपड़े भी अब मुझे लूज हो रहे हैं। ये सब प्रिजर्व फूड की जगह ताजी सब्जी खाने की वजह से हुआ है। अमित जी को पहले कपड़े कितने टाइट होते थे, लेकिन अब ये कितने हेल्दी और एनर्जेटिक लग रहे हैं। सच में ताजी सब्जियां खाने का असर इनमें दिख रहा है। ये सब सोचते हुए गीतांजलि अपने बेटे सोनू के कमरे में जाती है। सोनू बेटा, कब तक गेम खेलते रहोगे? चलो चलकर नाश्ता कर लो। मालकिन, छोटे मालिक अपने कमरे में नहीं है, बल्कि वो तो छोटी बहू रानी के साथ लॉन में खेल रहे हैं। नौकर की बात सुनकर गीतांजलि लॉन में जाती है। वो देखती है उसका बेटा लॉन में सब्जी तोड़ रहा है और तितली के साथ खेल रहा है। अपने बेटे को खेलते कूदते देखकर गीतांजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गीतांजलि गौरी के पास जाती है। गौरी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, लेकिन तुमने शुरू से परिवार वालों के बारे में अच्छा सोचा, उन्हें ताजी सब्जियां खिलाकर उनकी सेहत को बेहतर किया। और मेरा सोनू वीडियो गेम छोड़कर कमरे से बाहर आता नहीं था, वो देखो तितलियों के साथ खेल रहा है।
मैं तुमसे जितनी माफी मांगू उतना कम है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। दीदी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसे, और सोनू तो बहुत प्यारा बच्चा है, मुझे उसके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। अब से मैं भी बड़े बंगले में 10 तरह की सब्जी उगाने में तुम्हारी मदद करूंगी। इस तरह गीतांजलि का एक जलन और घमंड दोनों दूर हो जाता है और फिर गीतांजलि और गौरी दोनों मिलकर अपने बड़े बंगले में 10 तरह के अलग अलग सब्जी उगाती हैं और अपने परिवार वालों को खिलाती हैं।